नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 271वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 271वें कार्यक्रम में हम जिन महानुभावों से मिलेंगे, मैं उनका परिचय कराता हूँ। सरदेव ब्रजेंद्र पाल सिंह जी रहेंगे अपने साथ में। सरदेव कपालिक साधक साकारानंद सरस्वती जी महाराज रहेंगे, माँ कामाख्या के उपासक हैं। आदरणीय प्रोफेसर एस के सिंह जी रहेंगे जो कुलपति है। और आदरणीय जसकोल मीना जी सांसद हैं आप लोकसभा दौसा से। पूरा परिचय आएगा कार्यक्रम के बीच में। आदरणीय शंभुनाथ यादव जी मुखिया हैं। आदरणीय महेश सिंह पुरोहित जी, सभी लोग रहेंगे। तो मैं आज सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर एस के सिंह, कुलपति हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर में चेयरमैन भी हैं। तो आज का जो विषय है ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, जो अपने आप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से एक संकल्पना दिया सभी को कि आत्मनिर्भर भारत पे हम हर कोई अपने अपने आप को रोजगार रहित करेंगे और कहीं ना कहीं हम अपने आप से, हम जो जॉब की ओर भागते हैं, हम अपने आप में कुछ डेवलप करेंगे ताकि हम रोजगार सृजन करने वाले बने। तो उसी प्रकार से हम सभी के आज जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय जसकोल मीना जी, दिशा वही सोच नहीं, सबरी ऑर्गेनिक फार्म बहुत बड़ा एक क्रांति ला दिया है। सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। तो हम सुनेंगे आज जो मुख्य वक्ता है हम सभी की बहन जसकोल मीना जी, सांसद हैं आप। तो उनसे पहले हम बुलाना चाहेंगे प्रोफेसर एस के सिंह जी जो कुलपति हैं। जी आदरणीय एस के सिंह जी, स्वागत अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सांसद महोदय नमस्कार। और इस आज के कार्यक्रम में सभी विद्वत जन को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इन्होंने ये कार्यक्रम किया, ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बारे में इसका आज आयोजन किया, जिसमें हम सब लोग अपना विचार रखेंगे। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उनकी इच्छा है कि जो है हमारे गांव अच्छी तरह से विकसित हो और आत्मनिर्भर बनने के लिए गांव की अहम भूमिका है। तो जैसा कि पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं, मैं आजकल राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में वाइस चांसलर के पद पर हूं। इसके पहले मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोफेसर और डीन कई और दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कई पदों पे रहा। और पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा ज़्यादातर काम पर्यावरण के क्षेत्र में है। और भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की कई कमेटियों में मैं मेंबर भी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का। और ये आज का जो विषय है, ये विषय जो है बहुत ही अच्छा विषय है। और आज के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आज हमने पैदा कर दिया है, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, उसका समाधान भी इसी विषय में है। तो मनीष जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक ऐसा विषय चुना जिसपे हम लोग अपना विचार आज रखने जा रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम देखें आज की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गया है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और ये समस्या क्यों समस्या ये खड़ी हुई है? ये समस्या इसलिए खड़ी हुई है कि हमारा जो देश है ये एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में हम सब लोग गांव में रहते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग क्या, हम कहेंगे 90 से 99% लोग गांव से ही हैं, जो गांव से ही शहर की ओर आए। अभी जो इतनी तेजी में जो शहरीकरण हुआ है, जो इतना औद्योगिकीकरण हुआ, उसकी वजह से क्या कितनी हमें दिक्कतें आ गई। हमने जो है इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई और एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिया या इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप कर दिया। और इसी तरह से बड़े बड़े शहर जो है, बड़े बड़े शहर बन गए। बड़े बड़े शहरों में कितनी दिक्कतें हो रही है। अगर आप, जैसा कि मैं दिल्ली में ही हूँ, अगर दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली में सारी सुविधाएं हैं। इंडस्ट्रीज भी बहुत पहले थी, आजकल हमने सारी इंडस्ट्रीज को वहाँ ये किया जा रहा है कि दिल्ली से बाहर किया जा रहा है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को वहाँ पे रोका जा रहा है। लेकिन
अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पे सुविधाएं हैं, पढ़ाई की सुविधा है, वहाँ पे रोजगार की सुविधा है, वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है, सभी तरह की सुविधा, इसलिए लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो गई कि हमारे शहर रहने लायक नहीं रह गए। शहरों में इतनी दिक्कतें, गांव से लोग शहर की ओर इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर वहां पे जाने पे देखने को मिलता है कि वहां तो रहने लायक ही नहीं है। हमारा अगर 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 हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर देखते हैं तो हमारी दिल्ली में एक नदी, यमुना नदी जो है बहती है। यमुना नदी के किनारे जो है दिल्ली बसा हुआ है। और यमुना नदी की हालत वहां पे तो ऐसी हो गई है कि उनको ये ज्यादा कहना नहीं होगा कि जो है कि वो नदी नहीं, वहां पे दिल्ली में आकर के हमारी यमुना नदी को हमने जो है नाले में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित ये ऐसा क्यों हुआ कि लोग वहां से, गांव से शहर की ओर आए, शहर में भी फिर बड़े शहरों की ओर आए, मेट्रो सिटीज की तरफ ज्यादा आए, क्योंकि वहां पे रोजगार के और सभी अवसर ज्यादा हैं। तो हुआ क्या कि हमने एक नदी को ही जो है, जो नदी हुआ करती थी, नदी को ही जो है हमने एक इतना दूषित कर दिया कि वहां पे क्या, पीने तो छोड़िए, उसमें कोई नहा भी नहीं सकता। इसी तरह से इतना, अगर दिल्ली में देखिए तो 3 कूड़े के इतने बड़े पहाड़ हो गए। और वो पहाड़ ऐसे हैं कि कि पहाड़ जो है, पहाड़ होना चाहिए था, लेकिन हमने जो है कूड़ों के पहाड़ बना दिया। इतना कूड़ा निकल रहा है कि उसको कहाँ से फेंका जाए, यही दिक्कत हो गई। और कूड़े के पहाड़ पे पहाड़ बनते जा रहे हैं। उनसे कितनी पर्यावरण की समस्याएं हैं, और भी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो आज के दिन में जो सबसे बड़ी जरूरत है, मैं थोड़ा सा ये इसलिए थोड़ी सी ये चीजें बताया कि जिससे कि हमें पता चले कि जब गांव, एक हमारा जो गांव है, वो गांव में जब हम रहते थे तो वहां किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। गांव में ही सब कुछ, सारा कुछ हुआ करता था। एक गांव खुद ही जो है एक पूरा इकोसिस्टम था। इवन रोजगार के लिए भी सभी जो है, गांव में खेती होती थी, किसान खेती करता था, वहां पे लोहार भी होता था, वहां पे नाई भी होता था, वहां पे और सभी सभी लोग होते थे जो, जिनका कि उसी गांव से जो है, उसी गांव से सब कुछ का खर्च चलता था, सब वो होता था। तो एक तरह से एक हमारा गांव अपने आप में ही आत्मनिर्भर था। उसको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होती थी। और वो आत्मनिर्भरता हमने जो है धीरे धीरे जो है शहरों की ओर पलायन करके और जगह की वो किया गया, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन बढ़ती गई। और बढ़ने की वजह से कितनी समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं, और भी सिक्योरिटी की समस्याएं, अनेक समस्याएं आ रही है। तो अगर हम फिर से अपने गांव को अगर अच्छी तरह से विकसित करें, लोग गांव से जो है पलायन नहीं करेंगे तो अपने आप ही जो है वहां से जो है इकोनॉमी भी वहां की बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोग जो है समृद्ध रहेंगे। अगर हमारा गांव समृद्ध रहेगा तो हमारा देश समृद्ध रहेगा। उसके लिए अभी जो सरकार लेवल पे जो जरूरत है, अगर हम गांव में वो सुविधाएं दें जो कि शहरों में है। आजकल तो आईटी का जमाना आ गया। आईटी की वजह से और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हर गांव में आज के दिन में बिजली हर गांव में है। बिजली है, और आईटी के लिए इंटरनेट है, और सारी सारी सुविधाएं इस तरह की हो गई है जो शहरों में रहती है। तो अगर एक तरह से अगर वहां पे हम रोजगार के अवसर भी जो है, रोजगार के अवसर भी अगर पैदा करें, जिससे कि वहां पे लोग जो है वहां से बाहर नहीं जाएं। एक तो खेती के साथ साथ अभी हम अपने बच्चों को भी यहाँ पे बताते हैं। मैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था तो वहां भी ये बताया करता था, और वो भी करता था कि बाहर जो लोग जा रहे हैं वो नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं बाहर शहरों में, लेकिन उनको कितनी कितनी समस्याएं कितनी है, कितनी प्रॉब्लम है। अगर अगर उस चीज को अगर हम समझे, और वही हम अपने गांव में, अब अपने लोकल एरिया में वो कुछ न कुछ ऐसा ऐसा रोजगार के अवसर तलाशें, जिससे कि जो है हम खुद भी नौकरी की हमको भी जरूरत नहीं पड़े, बल्कि जो है वो हम औरों को नौकरी दे। इसके लिए आजकल सबसे बड़ा जो है एमएसएमई मिनिस्ट्री है, प्लस स्किल डेवलपमेंट, और काफी काफी जगह काफी चीजों पे सरकार ध्यान दे रही है। अगर उन सब का ध्यान देते हुए अगर जो है हम अपने गांव को विकसित करें, और
स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जो कि सरकार ऑलरेडी जो है ये सब शुरू कर चुकी है। तो अगर हमारे गांव के लोग, उनके पास कुछ स्किल होगी, तो छोटे छोटे और मध्यम श्रेणी के अगर रोजगार वहीं पे पैदा करें, और वहां ही हम जो है एक तो इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर होंगे, प्लस हमारी इकोनॉमी में भी हम सहयोग करेंगे और दूसरों को नौकरी भी देंगे। तो एक तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है कि हम अपने गांव को ऐसे किस तरह से डेवलप करें जिससे वहां के लोग जो है बाहर नहीं जाए और वहीं पे रोजगार करें। इसके लिए आजकल सरकार ने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सभी को कुछ गांव को अडॉप्ट करना है। गांव को अडॉप्ट करने में फिर हम लोग जाते हैं, वहां अडॉप्ट करते हैं। और आप ये देखिए कि केवल 90,000 रुपए खर्च करके 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपए का धन यदि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो केवल बकरी पालन से कर सकते हैं। और बकरी पालन छोटे छोटे प्रोजेक्ट बने। पशुपालन विभाग ने अभी गोट फार्म 500 का बना दिया। अब 500 के गोट फार्म का संचालन गरीब आदमी नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में हम कैसे मानते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए हम महिलाओं को, युवाओं को, अनपढ़ किसान को, छोटे पिछड़े खेतीहर किसान को कैसे हम सक्षम करेंगे? तो मेरा ये भी आपसे एक सुझाव रहेगा कि जो हमारे एफपीओज बने हैं, कृषि उत्पादन संगठन बने हैं, इन संगठनों को बनाने वाली संस्था सीबीबीओ है, जो बिल्कुल भी मेरे संसदीय क्षेत्र में जीरो काम है उसका। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन बना रहे हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं कि यहाँ उत्पादन क्या है, किसान की समस्या क्या है, और किस तरह से किसान को अच्छे उत्पादन के बाद मार्केटिंग तक पहुंचाएं, नई टेक्नोलॉजी उनको कैसे दें। ये सब कुछ कमियां, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हमको नीति निर्धारण और नियम किसी भी योजना के बनाने पर पहले उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक साथ आपने 10,000 एफपीओ बना दिए और 10,000 एफपीओ आपाधापी में बने, जब ये सक्षम नहीं होंगे, ये पिछड़ जाएंगे, तो किसानों के मन में विश्वास टूट जाएगा और हमारी स्कीम फेल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार गोट फार्म की बात है, ये 20 से ज्यादा नहीं होनी, 20-25, जिसकी लागत 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा लागत ना हो, क्योंकि 5 लाख तक का ही काम गरीब कर सकता है। और ये जो आज हमने 500 गोट का फार्म की कल्पना करके योजना बना दी, ये तो फिर पैसे वालों के पास जाएगी, गरीबों के पास नहीं आएगी। इसलिए हमको बिल्कुल गांव के पिछड़े किसान को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं का निर्माण करना है। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपका आवाज आ रहा है। बैक हो रही है? बिल्कुल आपका आवाज आ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हमको स्वदेशी को दिल और दिमाग में उतारने के लिए अपने जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हो, चाहे वो उपभोग की वस्तुएं हो, चाहे कॉस्मेटिक वस्तुएं हो, या अन्य परिवार की आवश्यक वस्तुएं, चाहे फर्नीचर की हो, निर्मित वस्तुओं की तरफ आना हो। आज मैं जिस गांव में रहती हूँ, आवश्यकता की 90% वस्तुएं मुझे गांव के अंदर मिलती हैं, तो मैं शहर में जाकर क्यों खरीदूं? हम गांव के अंदर छोटे छोटे मॉल बनाएं, गांव के अंदर बेरोजगारों को वहीं के उत्पादन और वहीं की आवश्यकता के अनुरूप काम करने के लिए उसको स्किल डेवलपमेंट करें, ताकि वो वहीं अपने काम कर सके और अपने गुणवत्ता भी ला सके अपने काम में। और ये भाई कुलपति जी ने भी, सिंह साहब ने भी ये बात कही थी कि पहले के समय में नाई भी वहीं होता, कुम्हार भी वहीं होता, खाती भी वहीं होता, लोहार भी वहीं होता, जुलाहा भी वहीं होता। तो आज टेक्नोलॉजी इस तरह से हो, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इस तरह के हों,
कि किस कृषि खेती से लेकर पशुपालन से लेकर अन्य आवश्यक वस्तुओं का सृजन हम गांव के अंदर ही करें। और जहां थोड़े बड़े गांव हैं, बड़े कस्बे हैं, उनके अंदर हम एक सिस्टमेटिक मार्केटिंग की व्यवस्था रखें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार रूप में दे सकेंगे। मैंने अपने जीवन में कभी भी बड़े बाजारों का उपयोग, सामान का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं अकेली नहीं, सबको करने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य भी हमारा होना चाहिए। और आप में से जो भी भाई मेरी बात सुन रहे हैं, ब्रजेश जी भाई साहब सुन रहे हैं, सिंह साहब सुन रहे हैं, और मैं सोचती हूँ यादव जी सुन रहे हैं, आपको यदि मौका मिले तो सवाई माधोपुर से में आप आएंगे, और सवाई माधोपुर से 15 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में ये जो संपूर्ण प्रकल्प है, ये केवल मॉडल बनाए हैं मैंने, ताकि मैं आसपास के गांवों के अंदर गांव वालों को स्वावलंबी बना सकूं, आत्मनिर्भर बना सकूं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बना सकूं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि मैंने शिक्षा का केंद्र भी एक किसानों की बेटियों के लिए और मजदूरों की बेटियों के लिए मेरे यहाँ स्थापित 30 साल पहले किया था। 1600 बेटियां पढ़ती हैं, 400 बेटियां मेरी उस हॉस्टल में भी रहकर अध्ययन करती हैं। दुनिया में ऐसी सस्ती शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी, जिनको परंपरागत काम से जोड़ते हुए, अपने घरेलू परंपरागत कार्यों से जोड़ते हुए उनको शिक्षा दी जा रही है। हमारी नई नीति के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे हैं, वो भी लक्ष्य इसी प्रकार सृजित किए हैं कि हमारा गांव का विद्यार्थी, गांव का बालक, गांव की बेटी सक्षम होकर आत्मनिर्भर बने। हम केवल डिग्रियां लेकर के नौकरी की तरफ दौड़ना ही चाहते हैं, और ये डिग्रियां लेकर नौकरी की तरफ दौड़ने की जो जाल है, ये इतना उलझा रही है लोगों को। मैं कई बार कहती हूँ कि भारतवर्ष में नौकरियां 3 करोड़ हैं और पात्र हमारे 37 करोड़ युवा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने देश को स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं? स्वावलंबी बनेगा तो भारत की धरती माता पर धरती पुत्र बनकर, कृषि कृषक बनकर, पशुपालक बनकर, मत्स्य पालक बनकर हम स्वावलंबी भारत अभियान की पूर्ति कर सकते हैं। और मैं खुद करने वाली हूं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज मुझे फॉलो करने वाले हजारों लोग हैं, कई गांव, सैकड़ों गांव हैं, और वो मुझे फॉलो करते हैं, यहाँ आकर देखते हैं, समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, फिर उद्यानिकी में काम कैसे लेना है, आपको सब्जियों में किस तरह से आपको इस खाद की उपयोग करना है, कैसे आप ये सारी बातें आज जानते हैं। यहाँ मावा भी बनाती हूँ, पनीर भी बनाती हूँ, और इसके साथ साथ 400 घरों को शुद्ध दूध की सप्लाई भी देती हूँ। और बकरी का पालन करने के साथ साथ ये भी बताया कि कोई भी भाई, कोई भी परिवार में यदि बच्चा कुपोषित है, तो वो फ्री में मेरे यहाँ से दूध ले जा सकता है बकरी का, ताकि वो बच्चा उसको हजम करके अपने हेल्थ बना सके। डॉक्टर्स को कहा हुआ है हमने चिकित्सालय में कि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें फोन करेंगे तो हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे। बंधुओं, गोबर एक ऐसी चीज है जो इस धरती माता की उर्वरा शक्ति को पुनः सृजित करता है और चौगुनी बढ़ाता है। यूरिया, डीएपी, इनसे नफरत पैदा करने के लिए मैंने किसानों को काफी मोटिवेट किया है, और कृषि विज्ञान केंद्रों पर जा जाकर भी उनको समझाया है कि आप जैविक खेती की तरफ किसानों को लाइए, परंपरागत खेती की तरफ लाइए, परंपरागत धंधों की तरफ लाइए, ताकि हमारा गांव शहर के मुकाबले ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके, सक्षम हो सके। और ये बातें मेरी कहने की नहीं है, ये करने के बाद मैंने आपको बताया है। फूल की खेती करती हूँ, देसी गुलाब पैदा होते हैं, उनका गुलकंद बनता है, गोबर से धूप बत्ती बनती है, गोबर से दीपक बनते हैं, गोबर से लकड़ियां बनती हैं। ये सारा काम हमारी महिलाएं करती हैं, मेरे साथ जो महिलाएं हैं, और उन महिलाओं ने अपने परिवार को सक्षम किया है, उनको रोजगार मिला है। यहाँ तक कि स्कूलों के लिए चौक का निर्माण भी मैं अपनी महिला ग्रुप के साथ करवाती हूँ, ताकि स्कूलों में हमारे चौक जाएंगे तो स्कूल को सस्ता चौक मिलेगा, अच्छा चौक मिलेगा, और हमारे बहन को जो काम करती है उसको पैसा मिलेगा। तो कौन सा ऐसा काम है जो गांव आधारित बहनें नहीं कर सकती? आप जब यहाँ आकर मेरी बहनों को काम करते हुए देखेंगे, अब मुझे उनको समझाना नहीं पड़ता, वो इतनी खुद ट्रेंड हो गई है कि अपने आप हर मशीन को हैंडल करती हैं, और हर मशीन को हैंडल करती हैं।
और साथ ही साथ सफाई के लिए तगारियों में भरकर गोबर इकट्ठा करके ट्रॉली में डालती हैं और फिर उसके उपले भी थापती हैं। तो ऐसे एक से एक काम जुड़ा हुआ है। अब एक बूंद भी पानी की वेस्ट नहीं होती। गाय भैंसों का स्नान होता है, उस स्नान से को भी हमने एक पौंड में इकट्ठा कर लिया, उससे लिफ्ट करके बगीचे में डालते हैं। तो आज आंवले की और अमरूद की फसल अन्यों की बजाय हमारी बहुत अच्छी फसल है, चमक है, स्वाद है। तो ये सारी तुलना एक दिन में नहीं हुई, ये 20-25 साल की मेहनत से ये चीज निकल कर आई है। आज सवाई माधोपुर के लगभग 40 गांव ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सक्षम है, पक्के मकान बना लिए, सक्षम है, आराम से अपने बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा देते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने एक फोल्डर भी तैयार किया, ऑनलाइन आपके पास भेजूंगी। ये वही लिखा हुआ है कि दिशा वही सोच नई। इसी फोल्डर में हमारे 20 प्रकल्प हैं, जो प्रकल्प किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूती से दिशा दे रहे हैं। और मैं आपके को ये भी सुझाव देना चाहूंगी कि धीरे धीरे हम डीजल की खपत को भी कम करने की ओर जाना चाहते हैं। अभी 12 और 13 तारीख जो पिछली गई है अभी नवंबर की, मैंने सबरी कामधेनु मंदिर की स्थापना की है। उसमें 7 बछड़ियां बांधी हैं और कृष्ण भगवान गाय के साथ स्थापित किए हैं विधि विधान के अनुसार, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि भगवान कृष्ण भी गाय को पालते थे, वो गाय चराते थे। तो हमें आज सूटेड बूटेड होकर गाय से नफरत करना, क्योंकि गोबर करेगी तो गंदे हो जाओगे, या गाय की तरफ हाथ नहीं करना, तो वो आसानी से गौग्रास भी दे सके बच्चे और बच्चों में ये संस्कार भी आ सके। स्कूलों के बच्चों को इस कामधेनु गौ मंदिर के दर्शन करने बुलाती हूँ और उनको समझाती भी हूँ। और हमारा गौपालक जो है वो बाकायदा गौग्रास लेकर बैठा रहता है। बच्चे आते हैं तो गाय को ग्रास देंगे तो उनके मन में एक भाव जागृत होगा कि भारत में गाय माता है, और ये गाय माता को जिस तरह से तिरस्कृत किया, इसका अनादर हुआ, वैसे ही हर परिवार का अनादर हुआ है। हम ये कहते हैं अभी सड़कों पे गाय घूमती है, उसका मेरा प्रकल्प है कि लोगों को समझाइश करके ये कहती हूँ कि भाई एक एक गाय अपने अपने घर बांधिए और गौग्रास दीजिए, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, सारे देवता आपके घर में रहेंगे। ये हमारी आध्यात्मिक बात कोई ढोंग नहीं है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को समझाने का भी मेरा प्रयास रहता है। और साथ ही फलोद्यान के लिए प्रोत्साहित विगत 20 सालों से कर रही थी, उसके आज रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में यहाँ का अमरूद अब कौड़ियों के भाव जाता है तो किसान थोड़े दुखी होते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भारत सरकार में मैं पहल भी करती हूँ, लेकिन राज्य की सरकार हमें सहयोग नहीं करती, इसलिए राजस्थान में हम इसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए। जबकि भारत सरकार में इसमें सब्सिडी भी बहुत है, 50% तक अनुदान है, नौजवान काम भी करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार के थ्रू जब कोई इस प्रोजेक्ट जाता है तभी वो मंजूर होता है। तो राज्य सरकार को कोई होश नहीं है कि वो किसान को या मजदूर को या गरीब को या अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को वो ध्यान नहीं दे रही। उनको तो, अब मैं राजनीति में हूं इसलिए आलोचना नहीं कर रही, मैं एक नागरिक हूं इसलिए आलोचना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पहल की कि किसी भी तरह से 5-6 नौजवानों को मिलाकर एक प्रोसेसिंग यूनिट सवाई माधोपुर में डलवाऊं, ताकि अमरूद को अच्छा भाव उनको मिल सके। लेकिन उन नौजवानों को भी प्रशासनिक ढंग से, नेतागिरी के ढंग से कहीं भी कोई काम सफलता की ओर नहीं मिला। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये जरूर मिलेगा। और मैं आपको इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये बहुत बृहद संकल्प है, एक ऐसा पवित्र संकल्प है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें हर इंसान को, चाहे छोटा है बड़ा है, लेकिन कहीं बड़ी जिम्मेदारी हम नेताओं की है, आप जैसे विद्वानों की है, हमारे संतों की है। और जिस तरह से स्वयंसेवी संगठन, मैं सोचती हूँ कि स्वयंसेवी संगठन यदि इसी एक उद्देश्य को लेकर भी गांव स्तर तक धरातल पर आ जाएं, तो हम ये मानते हैं कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का सपना शीघ्र पूरा कर जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ, उद्यानिकी में भी कर रही हूँ, पशुपालन में भी कर रही हूँ, गोट पालन में भी कर रही हूँ, सब्जियों में भी कर रही हूँ और पर्यटन में भी कर रही हूँ।
आज टोटल मिलाकर मेरे 4 प्रकल्प हैं और चारों बड़े प्रकल्प पर 500 से भी ज्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उन सबको रोजगार मिला और उनकी मेहनत से 2 रोटी, मुझे पवित्र 2 रोटी मिल रही है। उस पवित्र 2 रोटी की वजह से ही मेरा सौभाग्य है कि अटल जी के साथ मंत्रिमंडल में रही और आज ऐसे एक ऐसे नेता के, एक ऐसे युग पुरुष के सानिध्य में काम करने को मिला जो संसार में नंबर 1 का युग पुरुष है। तो मैं तो यही कहूंगी कि उनकी कल्पना है आत्मनिर्भर भारत किस तरह से हम बना सकते हैं, और इस लक्ष्य को साधने के लिए हर एक पढ़े लिखे को, हर एक विद्वान को, हर एक टेक्नोलॉजी हैंड इंसान को, और दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ विश्वविद्यालयों में तो आज युवा पीढ़ी को तराशने के लिए ये एक ही संदेश बहुत है कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएं। आप अपने घर पर, अपने जगह पर, अपने गांव में, गलियारे में, जहां कहीं खड़े हैं, इस सपने को साकार करने के लिए अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ इस प्रकल्प को दें। यही मैं अपील करना चाहूंगी, लेकिन आपके माध्यम से ये धरातल तक जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया और इस लायक समझा, इसके लिए मनीष जी भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई ब्रिजेंद्र जी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदया दीदी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में, क्योंकि आपने जितनी सारी बातें कहा वो सारे कहीं ना कहीं पे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से भी है, आप सभी लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने काम किया है सबरी डेयरी फार्म के नाम पे, आंवला, अमरूद, वर्मी कंपोस्ट, सब्जियां, पशु आहार, सबरी के प्रोडक्ट्स, बकरी पालन, फूल, इन सभी चीजों का जिक्र आपने किया है। आपने ग्राउंड लेवल पे इस काम को किया, जैसे आपने बोला कि किसान की बेटी, किसान की बहू, और खुद ही किसान, और अभी वर्तमान में आप सांसद भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक्चुअली क्या हुआ था, वो लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, लिंक टूट गया, अपना ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से मुझे दोबारा जुड़ना पड़ा। और मुझे लगता है कि 30% आपकी जो बात है हम लोगों को तो पता चल गया, लेकिन जो हम जिनको सुनाना चाह रहे थे उनको पता नहीं चल पाया। 20% बातें हमने रिकॉर्ड कर पाई आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने दीदी, जिस प्रकार से हमने बोला, प्रोफेसर सिंह जी पति हैं, और हम सभी के साथ में अभी हम सभी के श्रद्धेय जो हैं कपालिक साधक सागानंद सरस्वती जी माँ कामाख्या के उपासक हैं। मैं आमंत्रित करूंगा माँ कामाख्या गुरु जी, और उसके बाद श्रद्धेय ब्रजेंद्र पाल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा जी। महाराज जी। हाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महेश जी, मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आज आपका 227वां कार्यक्रम है और लगभग मैंने आज तक आपके सभी कार्यक्रम लाइव आकर या व्यस्तता के कारण, लाइव ना होने के कारण कार्यक्रम मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ है, ऐसा कार्यक्रम और ऐसा अद्भुत कार्यक्रम मैंने नहीं देखा है। माननीय सांसद महोदया जी ने जो है इनके विचार और इनकी जो ग्राउंड लेवल का जो वर्क है, उससे मेरा मतलब दिल गदगद हो गया है। और इतना सारा कार्यक्रम आप चला रहे हो मनीष जी, तो इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ती है। इससे मैं एक साधक हूँ, तो मुझसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि विल पावर क्या होती है। ठीक है, तो आज का जो विषय है आपका बहुत ही सुंदर विषय है, ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना। और मनीष जी, जब से काफी वर्षों से हम लोग जुड़े हुए हैं, आप जो हमेशा से जो है देश हित में, ग्रामीण हित में हमेशा आपके विचार अति प्रशंसनीय रहे हैं। आज हम वीरभूमि राजस्थान से माननीय सांसद महोदया जी को सुनने आए थे और उनके जो विचार हमने सुने हैं, विचार अति सुंदर, अति प्रशंसनीय है उनके विचार। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती माँ कामाख्या आप सभी के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। और अभी माननीय सांसद महोदया जी को मैं विशेष रूप से जो है माँ कामाख्या से निवेदन करूंगा, हे माँ भगवती आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। आपका जो है गौ माता के प्रति प्रेम और मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में इस तरह का विचार। और माननीय सांसद महोदय जी, मैं भी राजस्थान जयपुर से हूँ, और कभी अगर मेरा आपकी तरफ दौसा की तरफ आना हुआ तो मैं आपका जो भी सेटअप है देखना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां कामाख्या, जय गुरुदेव। आवाज गई मनीष जी। मच्छर ने बहुत हो गया। माइक बंद कर रखा है? नहीं बोल रहे हो जी। अभी मैं बोलना चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मैं आपको बात नहीं कर सकता, लेकिन आप आए, इतना कीमती समय निकाल करके पूरी टीम की ओर से इसने धन्यवाद आपका। मैं पहले बुलाना चाहूंगा सरदेव राजेंद्र पाल सिंह जी, लोक भारती संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, लोक भारती केंद्रीय सचिव व्यापार संवर्धन। उनसे पहले बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से ओजस्वी भाषण जसकूर मीना जी अपने कर्म कर्म प्रधान को करते हुए जिस प्रकार से अपने विचारों को रखा, जिस प्रकार से ओजस्वी भाषण को हम सभी ने कहीं न सुना और सभी का जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन जरूर हुआ। जिस प्रकार से बोला, किसान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब किसान अगर अब जहाँ पर है वहाँ पे अगर खेती करने में उनका मन लग जाए तो जरूर जो भारत आत्मनिर्भर है वो जिस प्रकार से मोदी जी ने संकल्पना दी है वो जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार से प्रोफेसर एसके सिंह जी कुलपति हैं, अपने विचारों को रखा सभी लोगों ने। अमित गुप्ता जी हैं, एआईसीटी के डायरेक्टर हैं, वो जुड़ रहे हैं लेकिन डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। अपने साथ में मुखिया जी को जोड़ना था, लेकिन वो भी झारखंड के रहने वाले हैं, तो वहाँ ट्रैवल मामला तो बड़ा नेटवर्क की समस्या रहती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा सरदेव राजेंद्र पाल सिंह जी को, हम सभी के मार्गदर्शन। आवाज आ रही मनीष जी? जी जी आवाज आ रही। सबसे पहले तो मैं सांसद महोदय को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि लोक भारती देश भर में ग्राम विकास संबंधी विभिन्न कार्यों को करती है, तो किसी समय राजस्थान में आकर बहन जी के यहाँ बैठ करके जो कार्य होना चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसका एक राष्ट्रीय स्वरूप बन सकता है जिससे परिवर्तन होगा। दूसरा, स्वागत है। माननीय जी हाँ, प्रणाम मेरा। माननीय कुलपति जी का विषय भी मैंने पूरा सुना, बहुत अच्छा विषय था। उसमें एक मूल तत्व ध्यान करना पड़ेगा, भारतीय सारी व्यवस्था का एक चक्र होता है, उस चक्र की एक कड़ी भी अगर टूट जाएगी तो पूरा चक्र बिखर जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमने उस चक्र को तोड़ा है। उस चक्र में एक चीज स्मरण कराता हूं, केवल हमारे गांव में इतना स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, 400-500 लोगों की बारातें आती थी। जिसके घर बारात आती थी वो पूरी बारात को ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था कर लेता था, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। गांव के सब लोग मिलकर ही पूरा करते थे उसको। रहने की चारपाई की व्यवस्था होती थी, बिस्तर की व्यवस्था होती थी, आनंद की भी सारी व्यवस्था होती थी, भोजन की व्यवस्था होती थी। लेकिन हमने उस चक्र को तोड़ दिया जो परस्पर सहयोग का था। एक चीज जोड़ दी केवल उसमें, टेंट हाउस। उधार लेना, बाहर की चीजें देख करके उसे अपनाना कितना हानिकारक हो सकता है, जरा विचार करिए। उस एक टेंट हाउस के कारण अब कोई व्यक्ति दावत करता है तो पड़ोस की महिलाओं को नहीं बुलाता, भोजन बनना है। पड़ोस के लोगों को नहीं बुलाने की जरूरत है कि वितरण करना है, क्योंकि टेंट हाउस से भोजन बनाने वाला भी आ जाएगा और टेंट हाउस से परसने वाला भी आ जाएगा, सारी सुविधाएं वहां से आ जाएंगी। तो समाज के भाईचारे को नष्ट करने का काम, और भारत जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है उसके मूल तत्व को ही तोड़ने का काम वहां से हुआ है। उसकी बुराई की चर्चा नहीं कर रहा, कैसे उपयोग करना चाहिए इस पर ध्यान देना, नंबर 1। नंबर 2, परस्पर सहभागिता का जो सिद्धांत है, जो चक्र है, उसको तो हमारे विज्ञान ने तोड़ दिया। हमारे कुलपति महोदय जी जरा विचार करेंगे इसका। धरती की उर्वरता
और पशुधन एक दूसरे के पूरक है। हमने कृषि में उस चक्र को ही तोड़ दिया है। किसी कृषि विज्ञान केंद्र में, किसी कृषि विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाई के साथ पशुधन भी जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। एक चीज। दूसरा विचार करने की आवश्यकता है कि हमने कृषि किसके लिए बनाई? क्या कोई उदाहरण किसी कृषि विश्वविद्यालय के पास है कि हमने किसी लड़के को, किसी फार्मर के बेटे को पढ़ाया था यहाँ से उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी किया और उसके बाद लौट करके बढ़िया फार्मर हो गया? तो शायद उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। हमने वहां पर बनाया किसके लिए? कंपनियों के एजेंट तैयार किए। तो इसको भी ध्यान करना पड़ेगा, हमको पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। और यहीं पर एक चीज और बदलनी पड़ेगी, हमको समाज के मानक बदलने पड़ेंगे। आज जो मानक है हमारे पास, उसी को फॉलो करते हैं सारे लोग। मानक हमारे पास विकास का क्या है? हमारे पास आगे बढ़ने का मानक क्या है? अभी एक शब्द जिसको बदलना कठिन काम है, लंबा समय लगेगा। सांसद महोदय से निवेदन है, जरा विचार करें। जीडीपी एक शब्द प्रयोग होता है। जीडीपी का मतलब है अति उपभोग। अति उपभोग का मतलब है हम बाजार के लिए हैं, बाजार हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो त्याग की बात थी, न्यूनतम उपयोग की बात थी, और जीडीपी बताती अधिकतम उपभोग करो, तुम्हें जरूरत नहीं है तो भी करो। एक कपड़े से काम चल सकता है तो जीडीपी आप घटाने वाले हैं। अगर आपने 50 कपड़े खरीद कर रखे हैं तो जीडीपी बढ़ाने वाले हैं। इस पर भी जरा विचार करना पड़ेगा। ये सैद्धांतिक विषय है। अब मैं आता हूं व्यवहारिक चीजों पर। किसी भी गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए पहली आवश्यकता होती है वहां के समाज को सम्मान मिले। आज गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसे सम्मान मिलता है क्या? गांव में रहने वाला व्यक्ति कोई रोजगार करता है, बढ़ईगिरी का काम करता है, लोहारगिरी का काम करता है, जिसकी बात अभी माननीय कुलपति जी कर रहे थे, क्या उसको समाज में सम्मान मिलता है? जरूरत इस बात की है जो हमारे स्वावलंबी कार्य हैं उन कार्यों को सम्मान मिले, और आज जो तकनीक उनको चाहिए वो तकनीक उनको उपलब्ध कराई जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस दोनों पर काम होना चाहिए। जहां पर एक काम होगा तो फिर वो युवक गांव से भागकर शहर की ओर नहीं जाएगा। इन्हीं दो कारणों से भागता है वो कि गांव में उसको चाहे जितना अच्छा कारीगर हो, गांव में उसे सम्मान नहीं मिलता और समाज में भी सम्मान नहीं मिलता। वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर कोई उसको जानता ना हो, वो जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके सम्मान से नहीं जुड़े, तो वहां चला जाता है काम करने के लिए। तो गांव से बहुत बड़ा पलायन का कारण सम्मान भी है। वो चाहे जातीय सम्मान हो, चाहे कार्य का सम्मान हो, इस पर भी जरा विचार करना पड़ेगा। इसके आगे हम आते हैं कुछ व्यवहारिक चीजों पर। आज पूरा तंत्र विचार किसका करता है? हमारे पूर्वज तो कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, और आज नीतिगत स्तर पर बाजार की ही बात होती है। कहीं भी जाते हैं तो बाजार हावी रहता है उस पर। बाजार के लिए हम बने हैं, सारी नीतियां उसके अनुसार बनती हैं। इसीलिए बार बार अभी खेती में जो एफपीओ आए हैं बहुत अच्छी नीतिगत है, लेकिन चित्रण क्या होता है, बराबर होता है, बार बार होता है कि खेती छोटी हो रही है, इसके कारण गांव से पलायन हो रहा है। वास्तव में ऐसा कारण नहीं है। एक उसका उदाहरण देता हूं। अभी जिस खेती की बात बहन जी कर रही थी, जैविक खेती की, हम उससे थोड़े आगे की बात करते हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कृषि नीति में जोड़ा है। सुभाष पालेकर जी ने जिस कृषि की बात की है, गुजरात के माननीय राज्यपाल जी जिस खेती की बात करते हैं, मैं उस पर देश भर में काम करता हूँ। उसी का एक बहुत छोटा हिस्सा है पंच स्तरीय बागवानी। अगर गांव में किसी एक किसान के पास केवल 1 एकड़ जमीन है
उस 1 एकड़ जमीन पर वो पंच स्तरीय बागवानी हो सकती है। प्रारंभ होगा उसका कहाँ से? एक देसी गाय के पालने से। देसी गाय पालेगा तो दूध भी मिलेगा और उसका गोबर गोमूत्र पूरा का पूरा उस खेती में काम में है। एक देसी गाय से 20 से 25 एकड़ तक खेती हो सकती है। उसमें विज्ञान भी जोड़ा गया है। गोबर की कंपोस्ट खाद की बजाय उसमें जीवामृत, घनजीवामृत का प्रयोग होता है। उसकी चर्चा इसमें विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की है, हमारे कई किसान हैं जिन्होंने पंचस्तरीय बागवानी शुरू की है। एक हरियाणा शामली जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर श्याम सिंह रोड नाम के एक सज्जन है। 1 एकड़ पंचस्तरीय बागवानी शुरू की थी उन्होंने। उस 1 एकड़ से पहली वर्ष में सब्जी वर्ग की चीजें होंगी, रोज उत्पादन वाली चीजें होंगी, उसी में बाग लगता चला जाएगा। उसमें कंद वाली चीजें भी होंगी, बेल वाली भी चीजें होंगी, झाड़ी वाली भी होंगी और बड़ी पेड़ भी होंगे और हर समय हर मौसम में रोज उत्पादन उससे मिलेगा। और उसका जो मूल्यांकन किया है उन्होंने, जो आधार बनाया है कि हमारा गांव का युवक शहर में पढ़ने के बाद भी जो जाता है 15-20 हजार रुपया पाता है। अगर इस विधि से खेती करे तो 15-20 हजार रुपया महीना वो पहले वर्ष से प्राप्त कर सकता है। और 3-4 साल की अगर वो पंचस्तरीय बागवानी हो गई तो 20 से 25 हजार और 40 हजार तक महीने की आमदनी 1 एकड़ से हो सकती है। उन्होंने जो 1 एकड़ की बागवानी शुरू की थी, अब 5 एकड़ में कर रहे हैं इस समय। और उनका बेटा जो पोस्ट ग्रेजुएट था वो भी नौकरी न करके अब उसी काम में लगा है। उसके साथ उन्होंने जोड़ा है जो उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग का, उसकी मार्केटिंग का। और हम लोग एक चर्चा करते हैं कि जैसे आज कोरोना ने दिखाया कि इम्यूनिटी अगर हमारे पास है तो हम ठीक हैं और पैसा चाहे जितना हो हमारे किसी काम का नहीं। तो ये जागृति आई है। यदि उस व्यक्ति से जिसको जरूरत है ऐसे उत्पाद की, रसायन मुक्त उत्पाद की, उससे किसान को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकारी तंत्र की मार्केटिंग के सिस्टम में जुड़ने की जरूरत पहले चरण में नहीं होगी। अगला चरण जब आएगा, हमको निर्यात करना होगा, तब उसका विचार करना पड़ेगा। तब विचार करना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेशन। अभी जो सर्टिफिकेट बनकर दिया जाता है उसमें 99% फर्जी होते हैं। क्योंकि मैं तो रोज देखता हूँ जो जैविक बेच रहे हैं, कहाँ से लाते हैं हमें नहीं मालूम, कौन सा किसान कर रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन विचार करने पर ज्यादा जोर देना। हमने इस दृष्टि से शहरों में अन्नदाता सम्मान के कार्यक्रम रखे। अन्नदाता सम्मान में हम किसानों को बुलाते हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गौ आधारित खेती कर रहे हैं, उनको मंच पर रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं। गांव के, नगर के प्रबुद्ध वर्ग, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर सब सामने बैठते हैं और वो किसान बताता है कि हमारे पास कितनी खेती है, कितनी गाय हैं, किस ढंग से खेती करते हैं, क्या क्या उत्पाद हमारे पास है, हमारा फोन नंबर ये है, आप लोग हमारे खेत पर परिवार सहित आइए। जिसे इको टूरिज्म बोलते हैं वो प्रारंभ किया जाए। हमारा शहर का व्यक्ति परिवार सहित उस किसान के खेत पर जाए, जाकर के वहां पर जरा दूध दही खाए, मट्ठा खाए, बच्चे को भी पता चले मटर का पौधा कैसा होता है, चना क्या होता है, उसको भी आनंद आएगा, उसको भी सीखने को मिलेगा और एक पारिवारिक रिश्ता बनेगा शहर और गांव का। बहुत रिश्ता विश्वास का बनेगा, बाजार का नहीं बनेगा, एक दूसरे के पूरक बनेंगे। ये प्रक्रिया शुरू हुई है। इस काम को हम सब लोग मिलकर बढ़ा सकते हैं, गांव को स्वावलंबी भी बना सकते हैं, समर्थ भी बना सकते हैं और पलायन भी रोक सकते हैं। एक उदाहरण राजस्थान का देता हूं, स्वावलंबन से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। राजस्थान में एक हमारे मित्र हैं राजा लक्ष्मण सिंह। जब कक्षा 10 में पढ़ते थे वो, लापोड़िया गांव है उनका, मिलने के लिए रिश्तेदारी में गए, परिचय गांव का कराया तो बड़ी मजाक लोगों ने उड़ाई कि अरे लापोड़िया के रहने वाले।
इस युवक को बड़ा कष्ट हुआ, हमारे गांव की इतनी बदनामी हो रही, हमारे गांव में क्या कमी है। देखा कि गांव में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो खेती नहीं है, खेती और पानी नहीं है तो पशुपालन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं, गरीबी है। इसको बदलना चाहिए। उसको बदलने के लिए गांव जमींदार परिवार के थे, गांव में लोगों से कहा कि भाई अगर हमारे गांव का तालाब ठीक हो जाए तो शायद कुछ आगे का कदम बढ़े। सबने मना कर दिया, कहा कि तालाब कैसे बना पाओगे तुम, ये तो सरकार का काम है। लेकिन युवक दृढ़ संकल्प वाला था, अपने 2-4 मित्र थे, उनके साथ फावड़ा डलिया लेकर स्वयं पर जाना प्रारंभ किया। 10 दिन जब काम किया, जब पसीना बहाया तो आत्मविश्वास बढ़ता है व्यक्ति का। तब इनके अंदर हिम्मत आई और उन्होंने डुगडुगी पिटवाई कि आज शाम को मंदिर पर गांव के सब लोग इकट्ठे हों। सब इकट्ठे हुए, जमींदार परिवार के थे इसलिए सबको आना था। आने के बाद उन्होंने निवेदन किया कि हम लोग काम कर रहे हैं तालाब पर, कल से तालाब पर काम शुरू होगा। आप में से जिसको लगता है कि हम काम पर नहीं जा पाएंगे वो हाथ उठाएं। आपको आश्चर्य होगा, जो पूरा गांव मना कर रहा था उसमें से ना करने वाले किसी एक व्यक्ति ने भी हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब हुआ सारे लोग सहमत हो गए। ये सहमति कब पैदा कर पाई, जब स्वयं पसीना बहाया था आपने। और दूसरे उन्होंने टोलियां बना दी 20-20 लोगों की, 25-25 लोगों की। 3 महीना काम हुआ, तालाब बनकर तैयार हो गया, वर्षा हुई, पानी से भर गया। इस समय 70 गांव में तालाब पानी से लबालब भरे हुए मिलेंगे आपको। मैं तो मई जून में गया था, उस समय भी तालाब पानी से भरे थे, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के तालाब सूखे मिलते हैं। और वहां पर कुएं भी ऐसे देखे हमने कि हाथ से पानी निकाल लो। आश्चर्यजनक घटना बता रहा हूँ। वहीं पर उन्होंने चरागाह के लिए व्यवस्था बनाई, एक चौका पद्धति विकसित की बरसात के पानी को रोकने की, और फिर उसमें बीज डाल दिए जंगली, जिससे चारे के पौधे उगाए, चरागाह शुरू हो गया। और एक काम और किया, गुजरात में जाकर, उस समय 50 गांव में काम था उनके साथ, 50 नंदी लेकर आए गिर नस्ल के, और सब गांव में एक एक नंदी उन्होंने मूल्य सहित दिया। उसका परिणाम ये है, इस समय उन 70 गांव में हर परिवार के घर पर गाय है, गिर नस्ल की गाय है, जिसका मूल्य 80,000, 90,000 और 1 लाख से ज्यादा का है। प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन दूध होता है और महीने में 50 से 60,000 रुपए का दूध हर परिवार के यहाँ होता है। इसका मतलब हुआ आर्थिक समृद्धि भी आ गई, उसको काम भी मिल गया। एक व्यक्ति के लगने से ये परिवर्तन हो गया। इस काम में लगने के कारण उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन आज इस काम में अभी भी लगे हैं और प्रतिवर्ष दिवाली के समय एक जतन यात्रा निकालते हैं। उन सब 70 गांव में जाते हैं, जागरण करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये 2 उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं। ऐसे देश भर में अनेक स्थानों पर काम हो रहे हैं, लेकिन नीतिगत परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए जरा विचार करना पड़ेगा, सांसद जी को भी, कुलपति जी को भी। और एक बात विचार कर लें, जहां पर काम में सरकार का नाम जुड़ जाता है वहां पर समाज का विश्वास हट जाता है। हम जाते हैं गांव में, समाज के लोग पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी देते हैं। और उसका भी एक उदाहरण देता हूँ। अभी ये अपने जो तालाब शुरू हुए हैं अमृत सरोवर, उससे पहले की घटना, गोमती एक नदी है, उस पर हम लोग काम करते हैं। उसकी एक सहायक नदी है भैंसी, उस पर आह्वान किया 40 गांव के लोगों का कि सब लोग मिलकर क्या अपनी नदी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, हर रविवार को नारा दिया था 1000 हाथ भैंसी के साथ, माने 500 लोग इकट्ठे हो। हर रविवार को 500 लोग इकट्ठे होने लगे और 4 महीना लगातार श्रमदान किया उन लोगों ने। खाना अपना लाते थे, फावड़ा अपना लाते थे, तसला अपना लाते थे, कोई सरकार का व्यक्ति नहीं था। और 70 किलोमीटर उस नदी की खुदाई कर डाली।
और आश्चर्य इसमें होगा कि जब नदी नहीं थी तो लोगों ने खेत बनाए, किसी का गन्ना खड़ा था, किसी और फसल खड़ी, स्वयं लोगों ने अपने आप गन्ना काटा और उसकी खुदाई की। पुलिस को भी नहीं बुलाना पड़ा, शासन को भी नहीं बुलाना पड़ा। तो समाज में इतनी बड़ी ताकत है, वो परिवर्तन कर सकते, लेकिन हमको समाज को खड़ा करना पड़ेगा और इस स्तर तक करना पड़ेगा। इस प्राकृतिक खेती में चर्चा कर रहा हूँ, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। इस काम पर हम लोग आज से 10 साल तक लगातार उस पर काम किया, सैकड़ों नहीं हजारों उसके मॉडल खड़े किए देश भर में, उसके प्रशिक्षक तैयार किए, और अब जब भारत सरकार ने उसको लिया है तो प्रशिक्षण देने का काम वही कर्मयोगी किसान कर रहे हैं। किसको प्रशिक्षण दे रहे हैं? जो कृषि वैज्ञानिक अभी आकर किसानों को ट्रेनिंग देता था, अब उन साइंटिस्टों को ट्रेनिंग देने का काम हमारा किसान करने लगा है। ये चक्र उल्टा हुआ है, हमको इस दिशा में बढ़ना होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज हम लोग जो बैठे हैं, ये ऑनलाइन पे बैठे हैं, और कभी 2-4 चुने हुए लोग एक साथ बैठ करके भी नीतिगत योजना पर विचार करें। बहुत बहुत भाई साहब, मैं आमंत्रित करती हूँ आपको। बिल्कुल आऊंगा, मनीष जी से नंबर ले लूंगा मैं अभी। 1 मिनट आप नंबर बोल ही दीजिए अपना। जी, मैं भेज देता हूँ। आदरणीय ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने सुंदर सारी बातें बताई। अपने साथ में आदरणीय जसकौर मीना जी, जो जिस प्रकार से सबरी ऑर्गेनिक कंपनी के नाम से एक बहुत बड़ी क्रांति लाती है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं और काफी सारे कम से कम 1000 से ऊपर महिलाओं को आप रोजगार दे चुके हैं और दे रही हैं। और जिस प्रकार से आपने बताया कि अगर कृषि में हम अगर लगेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी पूरी होगी। प्रोफेसर एसके सिंह जी, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के, जिस प्रकार से बताया कि पहले जो अपना ग्रामीण क्षेत्र होता था वहां पे हर प्रकार का इकोसिस्टम जनरेट होता था, आज क्या है, हमें कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। अगर हमें कुछ गांव में भी रहेंगे या शहर में भी रहेंगे तो हमें गांव की ओर जाना पड़ेगा, गांव वाले भी शहर की ओर, तो ऐसा कुछ अभी इकोसिस्टम पहले जैसा है नहीं। तो कुलपति जी आपका भी धन्यवाद। प्रोफेसर एसके सिंह जी, अगर आप हैं तो एक बार आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अपने साथ में कामाख्या उपासक महाराज जी थे, कुलपति महोदय जी भी आ गए अपने साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आपने बातें की। और आप मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सांसद महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संसद महोदय जी के साथ आज थोड़ा सा। अच्छा, कुलपति जी तो कोटा में ही है, मेरे यहाँ कभी भी आ सकते हैं। जी जी जी। और मैं सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी यूनिवर्सिटी में भी आए। जरूर, पर आप जरूर एक बार सवाई माधोपुर आके देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊंगा और आप भी हमारी एक बार यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत जरूर जी जी। महाराज जी, कामाख्या गुरु जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, आपने इतना कीमती समय निकाला। ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी, आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सभी को मिलते ही रहता है, शुरू से लेकर अब तक मिलते रहा है। दीदी आपका भी धन्यवाद। मैं जल्द ही आपका इंटरव्यू करूंगा दीदी, क्योंकि बीच में कई सारी चीजें कटी है। मैं तैयार कर रहा हूँ कुछ प्रश्न, और 1 से 2 दिन बाद ही मैं आपका इंटरव्यू करूंगा बहुत डिटेल। जो आप काम कर रही हैं उस पर मैं एक इंटरव्यू करूंगा बहुत जल्द ही। तो दीदी आपका धन्यवाद, आप एक बार आके भी देखोगे ना मनीष भाई, तो आपको आके देखोगे तो पता ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी दीदी, मैं आऊंगा भी, दूर नहीं मैं है, आऊंगा। ऑन वे हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल आऊंगा। और क्या बोलते हैं, आपका इंटरव्यू में 2 से 3 दिन में बहुत जल्द से जल्द करूंगा। महाराज जी, आपका भी आशीर्वाद स्नेह ऐसे बना रहा है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पर। तो इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव आज कार्यक्रम में जुड़े और जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी का स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत एंड टीवी फोर्स से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय दिया। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को देख करके कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन जरूर होएगा। तो धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे हैं। प्रणाम महाराज जी को भी प्रणाम।